नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, अभी मैं रांची झारखंड में हूं और आप लोग देख पा रहे हैं साथ में हमारे कौन है। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मिल पाया। तो आप हमारे 5 लाख बीडीएस डीलर हैं पूरे हिंदुस्तान में और ऑल इंडिया थर्ड प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन के तरफ से हमारे पीडीएस डीलरों को क्या करना चाहेंगे और क्या उनका फ्यूचर है आगे? मैं ओंकार नाथ झा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप उत्तर प्रदेश से चलते हुए झारखंड आप आए हैं जी। और आज ऐसे तो अक्सर आपसे मुलाकात होती रहती है दिल्ली में, लेकिन आज झारखंड की धरती पर आकर के और देश के 5,30,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के भविष्य के लिए आगे क्या योजना है और कैसे यह सिस्टम चलेगा, इस पर अगर आपने हमसे कुछ जानने का प्रयास किया है तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन ने हमेशा देश के सभी राज्यों के विक्रेताओं के हक की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जी। यह दुर्भाग्यजनक है कि जो सफलता हमें मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिली। इसके लिए फेडरेशन जिम्मेदार नहीं और न ही हमारा विक्रेता जिम्मेदार है। आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और देश पर जिस तरह की हुकूमत चल रही है, सिर्फ फेडरेशन ही नहीं, इस तरह की अनेकों संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के वो लड़ाई लड़ती है पूरे देश में, उस उद्देश्य का कोई कीमत आज के सरकार में नहीं है, ऐसा हमें अब लगने लगा है जी। बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को, जो किसी समय में गेम चेंजर योजना कही जाती थी जी। इस योजना ने कई सरकारों को बनाने का काम किया, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, और राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते रहे। यह मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल यह मैं कहना चाहूंगा कि इस योजना से फायदा तो उठाते रहे। लाभार्थी को पहले 2 रुपया 3 रुपया किलो में अनाज दिया जाता था जी। तो लाभार्थी को भी लगता था कि हाँ, कुछ पैसे दे करके हम अगर लेते हैं तो इसका कुछ मूल्य है, लेकिन आज उसे मुफ्त की योजना बना दिया गया जी। एक और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि मुफ्त की योजना क्यों आप चला रहे हो, इससे लोगों में काम चोरी की जो भावना है वो पनप गई है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। मैं इसे सही मानता हूं, मैं योजना के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन योजना को मुफ्त में अगर दिया जा रहा है तो राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का जो रेवेन्यू है वो तो लॉस होता ही है, और निश्चित रूप से एक समाज का एक लाभार्थी वर्ग है जो मुफ्त के योजना के कारण घर में बैठा रहता है, वह काम नहीं करता है। तो यह जो श्रमिक का जो ह्रास हो रहा है समाज में जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जी। आज क्या स्थिति है कि सरकार जो है अपना अपना एक लाभार्थी वर्ग का एक वो क्राइटेरिया उसने बना दिया है कि इतने को हम लाभान्वित करेंगे, बदले में 5 साल के बाद हम उसका वोट लेंगे। हाँ। तो यह इस प्रक्रिया में जिस तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें काम करने वाले 5,38,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो इन्वॉल्व हैं, उसके लिए सरकार कभी कुछ नहीं सोचती। वह आंगनबाड़ी के लिए सोचती है, वह आशा वर्कर के लिए सोचती है, वह और भी इस तरह के कई संस्थाएं हैं जिसके लिए उसने मानदेय की व्यवस्था की है, जिसमें महंगाई का अनुपात उसमें बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन यह जो वर्ग है 5,38,000 जो जन वितरण प्रणाली का विक्रेता है, जो ऐसा वर्ग है कि कोरोना काल में जबकि बड़े बड़े महारथी, इवन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति महोदया हो से लेकर के एक
मामूली इंसान तक घरों में दुबका हुआ रहता था अपनी जान बचाने के लिए। पति पत्नी का मुख नहीं देख पाता था, बाप बेटे का मुंह नहीं देख पाता था। उस कोरोना अवधि में इस जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अपने जान पर खेलकर और लोगों को अनाज मुहैया कराकर भूख से मौत होने को बचाने का काम किया। बदले में आपने क्या दिया? आज तक हमको कोरोना का जो है सो उस वक्त एक प्रचलन भारत सरकार ने चला दिया, ये सब इनको इनाम दिया जाए, इनको सर्टिफिकेट दिया जाए, ये कोरोना में बहुत अच्छा बहादुरी से काम किए। लेकिन हमारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के बारे में एक शब्द नहीं कहा ना। ये तो हो गया कि सरकार हमें किस नजरिए से देखती है। हाँ। दूसरी तरफ आप आइए कि सरकार हमें देती क्या है। हम जो आंदोलन करते हैं, हम जो अपनी बातों को रखते हैं, इसका कोई असर उन पर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में योजना एक ही है, हाँ। लेकिन उसका पारिश्रमिक लोगों को अलग अलग मिलता है। यह जो एनएफएसए एक्ट में जो एक लिखा हुआ है कि डीलर्स मार्जिन को तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को है, हाँ। और मॉनिटरिंग करने का, और योजना कैसे चलेगी, कहां से आएगा सारा सामान, वो केंद्र सरकार का। अब राज्य सरकार जो तय करेगी उसमें केंद्र अपना अंश, केंद्रांश देगा और राज्यांश मिल करके डीलर को लाभ होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी 70 रुपया मिलता था, हाल में 20 रुपया फेडरेशन ने लड़ाई लड़ करके बढ़वाया। तो उसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिसको कि 80,000 डीलर है, अब उसको 90 रुपया किया गया। आप मेरे झारखंड में आइए, हमको भी 90 मिलता था, यहां हमने लड़ाई लड़ करके 150 रुपया किया। अभी अभी आपने देखा होगा बिहार में कि कितने जद्दोजहद के बाद वहां 90 रुपया को 137 रुपया किया गया। आप हरियाणा चले जाइए, वहां 200 रुपया है। आप दिल्ली चले जाइए, 200 रुपया है। आप उड़ीसा चले जाइए, 90 रुपया है। ये क्या तमाशा है? एक ही काम जब हम करते हैं तो हमारा एक पारिश्रमिक क्यों नहीं तय होता? हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमको एक ऐसा अमाउंट हमको मिलना चाहिए जो जिसको कहा जाए कि प्रोत्साहन राशि। ठीक है साहब, आप मानदेय हमको मत दीजिए, एक प्रोत्साहन भत्ता दीजिए, क्योंकि हम समाज के उस वर्ग के लिए काम करते हैं जिस वर्ग पर कि पूरा सरकार टिका हुआ है, जिसके वोट बैंक पर पूरा सरकार टिकी हुई रहती है। हम वो वर्ग को सुबह से लेकर के शाम तक हम जो है उसकी सेवा हम करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे अमर हो गए कि इनको पद्मश्री पद्म भूषण मिल गया, लेकिन जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ही असली समाज के सेवक हैं। यह आज सरकार को मानना होगा। सुबह से लेकर के शाम तक साहब हम 80-81 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, हाँ। लेकिन सरकार यह नहीं सोचती है कि हम इनको क्या दे रहे हैं। जितना भी तरह का ऑर्डिनेंस निकलता है, जितना भी तरह का सुधार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक दाना चोरी नहीं होना चाहिए, ये मशीन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि डीलर को देते क्या होते क्या हो, डीलर को क्या लाभ मिलना चाहिए। इस पर किसी भी बड़े पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे नीति आयोग हो, कोई भी इस चीज पर जो है फैसला नहीं ले पाता है कि हम डीलर को हम कुछ राशि बढ़ाने का काम करें। महसूस सभी करते हैं, हाँ। आप जहां भी जाइएगा, किसी विधायक के पास, किसी एमपी के पास, न आप ये तो आप लोगों का डिमांड बहुत जायज है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वह विधानसभा में इस बात को रखे या लोकसभा में इस बात को रखे। सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो डिक्टेटरशिप है, हाँ। एक तरह से आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को चला रहे हो और इस तरह से अगर आप बंधुआ मजदूरी करके आप चलाओगे लोगों को, इसलिए कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और वह बेचारा अगर इसको छोड़ देता है तो कल वो सड़क पर आ जाएगा, हाँ। वह घिसट घिसट कर अपनी जिंदगी को जी रहा है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे राज्य में जनवरी से अभी तक कमीशन बकाया है। अब आप सोचिए, 8 महीना से हमारा कमीशन बकाया है। इसके पहले का कोरोना अवधि का, हाँ। कमीशन अभी भी लोगों का बकाया है। बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ एक राज्य खाद्य सुरक्षा योजना भी अलग से चलती है, हाँ। जिसमें कि ग्रीन चावल, दाल, नमक, ग्रीन राशन कार्ड उसको कहा जाता है, ये चलता है। वो भी तो बंद है शायद, इसमें चल रहा है, लेकिन 2 साल से लगभग उसका भी हमको कमीशन नहीं मिला, हाँ। तो 2 साल से हम राज्य योजना का कमीशन नहीं मिला और 1 साल लगभग 8 महीने से एनएफएसए का नहीं मिला।
तो हम क्या, हमारे पास क्या, हमको करोड़पति जन वितरण प्रणाली विक्रेता होता है क्या? नहीं। जब आप ई पॉस मशीन देके थंब लगा के सामान लेते हो, एक एक दाने का आप हिसाब रखते हो, हम चोरी हमारे ऊपर में करने का कोई आरोप तुम नहीं लगा सकते हो, तो फिर हम खाएंगे कैसे? हाँ। हमारा परिवार कैसे चलेगा? ये स्थिति सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बिहार में भी है, बगल में आप देख लीजिए, वहां भी वही हालत है। अभी उत्तराखंड से हमने बात किया, बोला कि मेरा भी 8 महीने से बाकी है। अभी उड़ीसा से हमने बात किया, बोला मेरा टोटल बैकलॉग बाकी है। तो इस तरह से कुछ 1-2 राज्यों को छोड़ करके अब ये बाकी बकाया है। क्यों बकाया हो रहा है भाई? हम अपने बाल बच्चे का स्कूल फीस कहां से जमा करेंगे? हम परिवार का जो और जरूरत है उसको हम कैसे पूरा करेंगे? तो सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, हम कहां चले गए उसमें? ये जो 5 लाख वर्ग है, क्या ये मोदी जी के एजेंडा में नहीं है? आप हमको क्या मोदी जी को खुद जानते हैं कि मेरा भाई राशन का दुकानदार है, श्री प्रहलाद मोदी। तो अगर आपको उनसे अंदर अंदर नहीं पटती है तो उसका खामियाजा हम लोग सब भोगे क्या? क्या यही तरीका है? विराट तो परिवार में ही रहता है ना। वो हमारे फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ। और उन्होंने अपने गुजरात में प्रोत्साहन भत्ता लागू करवा दिया 20,000 रुपया। क्यों नहीं वह योजना पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है? गुजरात मॉडल क्यों नहीं होती है? जब गुजरात मॉडल बोल करके आप सरकार बनाते हो, तो गुजरात मॉडल बोल करके एक वर्ग को फायदा क्यों नहीं देते हो? ये कौन सा तरीका है? और अब क्या हुआ है कि एक SNA स्पर्श पोर्टल, हाँ, केंद्र सरकार ने बनाया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से होगा। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है, इसमें भारत के वित्त मंत्री और इनकी बहुत बड़ी चाल है। इसलिए कि स्मूथली पेमेंट हो रहा था मार्च के पहले। हाँ। तो हुआ क्या कि अब आदेश आ गया सभी राज्यों को, जो भी केंद्रीय योजना का, ये तो केंद्रीय योजना है, हाँ। तो केंद्रीय योजना का भुगतान जो भी होगा वो भुगतान SNA स्पर्श पोर्टल से ही किया जाएगा। हाँ। अब यहां से सभी डीलरों, अब 20 कुंटल, 30 कुंटल, 50 कुंटल, 60 कुंटल का काम करने वाले डीलर जो कि 6,000, 8,000, 10,000 रुपया महीना किसी तरह कमाते हैं, अपना चला रहे थे, उनका बिल बन करके एक जगह जमा होगा विभाग में, वहां से वह ट्रेजरी जाएगा। हाँ। और ट्रेजरी से फिर वो चला जाएगा दिल्ली जाएगा। हाँ। और दिल्ली में फिर वो ट्रेजरी उसको ओके करेगा, तब वो वहां से जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई वहां से फंड रिलीज करेगी, तब वो फिर आवेगा सीधे राज्य के ट्रेजरी में, और तब वहां से भुगतान होगा। क्या मतलब है? पहले आसानी से क्या मतलब है? जब हमने जानकारी लिया तो हमको यह जानकारी मिला कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम राज्यों को जो पैसा देते हैं वो बैंकों में जमा करके उसका सूद कमाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम किसी को नहीं देंगे, सब हम अपने पास रखेंगे। ये तो बनिए की सरकार हो गई है। हाँ। ये गुजराती भाई जो है मिल करके जिस तरह से सारे लोगों को पेर रहे हैं, ये बहुत ही खराब बात है। हाँ। बहुत ऑब्जेक्शन बात। ठीक है, बड़ी बड़ी योजना में इस तरह का बैरियर लगाई। हाँ, लेकिन ये 20 कुंटल, 30 कुंटल, 50 कुंटल का काम करने वाला राशन डीलर आज इस पोर्टल से किस तरह से प्रभावित हो रहा है। बहुत दिक्कत है। आप सोचिए कि आप राज्य से वो दिल्ली जाएगा, वहां से आरबीआई होकर के, तब क्या इतना बड़ा चोर डकैत हम ही लोग हैं? आप एक एक दाने का हिसाब रख रहे हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, यह जो योजना का हम जो राज्य सरकार मॉनिटरिंग करती थी, अब मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, इसलिए वो राज्यों में स्मार्ट पीडीएस योजना ला रहे हैं। हमारे झारखंड में 6 जिले में पहले पायलट योजना चलाया गया, अब उसके बाद जो है ये 1 सितंबर से वो इस योजना को, स्मार्ट पीडीएस को लागू कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनकी योजना है पूरे देश में इस योजना को लागू करने का। हमको इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप उसी पुराने मशीन पर आपको 4G का मशीन देना चाहिए, 5G का मशीन देना चाहिए। आप जानते हैं अभी 2G का मशीन मेरे यहाँ चल रहा है आपके झारखंड में, तो कितना काम करने में दिक्कत होता है। अब उसमें हम एक आहार पोर्टल अपना हम निकालेंगे झारखंड का, एक हमारा स्मार्ट पीडीएस केंद्र का, 2 बार अंगूठा लीजिए, 2 बार जो है सो लोगों सबका हिसाब अलग अलग रखेगा। उनका कहना है कि हम जो केंद्र से देते हैं, हम अपना एक एक दाने का हिसाब हम रखेंगे। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तुम रखो ना, मशीन आ गया तो रख ही रहे हैं लोग।
आप हर चीज का पालन करते हैं तो एनएफएसए में जो रूल रेगुलेशन है उसका पालन क्यों नहीं करते? मेरा भारत सरकार पर सीधा आरोप हमारा है, मंत्रालय पर मैं सीधा आरोप लगाता हूं फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते कि हर दिन भारत सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग एनएफएसए के नियमों का उल्लंघन करता है। अब कहिए कैसे? एनएफएसए में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको एडवांस पेमेंट किया जाएगा। हाँ, एडवांस पेमेंट होगा कमीशन का, 1 महीना एडवांस पेमेंट है। आप एडवांस की तो बात छोड़िए, आप 8 महीना 9 महीना से आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो कौन उल्लंघन कर रहा है? आपका सजा कौन निर्धारित करेगा? हम एक मामूली सा डीलर हैं, हम एक लाइसेंसी, हमको तो तुरंत चुटकी में उड़ा दीजिएगा। लेकिन आप पर जो ये आरोप है इसका आप क्या करेंगे? स्पष्ट लिखता है, वो राज्य सरकारों को निर्देश देती है कि एनएफएसए के रूल रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट किया जाए। आप किसको बेवकूफ बनाते हैं? डीलर को बेवकूफ बना रहे हैं कि फेडरेशन को बेवकूफ बना रहे हैं कि राज्य सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं कि खुद बेवकूफ बन रहे हैं आप? अगर आपके इस बात को लेकर के आज हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम चले जाएं कि एनएफएसए का रूल रेगुलेशन का वायलेशन कौन कर रहा है, इसको डिफाइन किया जाए, तो क्या हालत होगी सरकार की? सही बात है। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करके हम लोग चाहते हैं कि नहीं भाई, छोटा रोजी रोजगार करने वाला हो। हमारा स्पष्ट मानना है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, देश के सभी विक्रेताओं के लिए एक प्रोत्साहन भत्ता तय हो। हाँ। अब जैसे कहते हैं कि हमको साहब, हमने कहा कि हमको ऐसा कर दीजिए कि 50,000 तक हमारा आय हो। हाँ। तो अब उसमें कहते हैं तुम सीएससी चलाओ, तो ये चलाओ, तो वो चलाओ, साबुन बेचो, पाउडर बेचो, ये नहीं। आप या फिक्स कर दीजिए कि ठीक है साहब, आप हमारी योजना को चला रहे हो, हम मानदेय तो नहीं मांग रहे हैं, मानदेय शब्द को हटा दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, प्रोत्साहन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता दीजिए। हमको 30,000 रुपया आप हमको प्रोत्साहन भत्ता दे दीजिए, प्लस जो कमीशन है वो मिला करके हम अपना चैन से हम चलाएंगे। आप पैसे की बर्बादी विभिन्न योजनाओं में कर रहे हो। क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या कितना 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ उसमें, उसका कोई हिसाब देगा? कोई नहीं। लेकिन अगर हम सुबह से लेकर के शाम तक लाभार्थियों के बीच काम करने वाले लोग हैं, हम अगर अपनी डिमांड को, अपने परिवार को, जो पूरा परिवार हमारा इस पर आश्रित है, उसके लिए अगर हम कुछ मांगते हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। हाँ। नीति आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, अमित शाह जी को इस पर विचार करना चाहिए, और मोदी जी को विचार करना चाहिए। और निर्मला सीतारमण जी तो खैर विचार करती ही नहीं है, उनको जो विचार आता है उस पर वो दस्तखत करती है, उनका तो बात ही छोड़िए। तो हमारा यह कहना है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के लिए प्रोत्साहन भत्ता की राशि सरकार तय करे, करना चाहिए, इस पर विचार करे। और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सरकार के अंग हैं, ये हमेशा सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हम उनकी योजना को चला रहे हैं, उनके एक एक शब्द का हम पालन करते हैं, एक एक आदेश का पालन करते हैं। अब बताइए हमारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता से क्या क्या काम लिया जाता है, जबकि हमारे एग्रीमेंट में वह चीज नहीं है ना। आयुष्मान कार्ड बनाना है तो जाइए आप सहयोग कीजिए ब्लॉक में, हम अपना काम करें कि हम आयुष्मान कार्ड बनाना। कौन मर गया, किसका शादी हो गया, किसका विवाह हो गया, कौन चला गया, कौन अभी है, किसको 4 पहिया गाड़ी है, किसको 2 पहिया राशन कार्ड, तो आपने बनाया और हम वहां मार खाने के लिए जाए? गांव में झगड़ा हो रहा है इसके। क्या सरकार का काम करने का यही तरीका है? नहीं, ये अफसरशाही है, चाहे किसी भी राज्य में हो। ये अफसरशाही है कि झमेला वाला काम है, एक काम करो पीडीएस को दे दो, आप पीडीएस को दे दो तो पीडीएस जाएगा कहां? उसका तो लाइसेंस मेरे हाथ में भी बनाया जाता है, प्रेशर बना करके, चिट्ठी इशू करके। आप ये हाल में लीजिए ना, आपको हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप ई-केवाईसी करो। हाँ। ई-केवाईसी पूरे देश का हम लोग, हमारे डीलरों ने किस किस अवस्था में किया और कितना उसको प्रताड़ित किया गया। क्यों? क्या केवाईसी करने के बदले पारिश्रमिक आपने दिया? नहीं, 1 रुपया भी, 1 रुपया आपने पारिश्रमिक नहीं दिया, तो हम क्या करें? और उस पर आपने दुकान सस्पेंड कर दिया। हाँ। हमारे जिले में, हमारे राज्य में जामताड़ा एक जिला है जिसमें कि 14 दुकानदारों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि उसके यहाँ यह प्रतिशत नहीं पूरा था, जबकि यह बिल्कुल नियम विरुद्ध है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है। अफसरशाही एक उदाहरण है। तो ये अफसरशाही का इससे बड़ा नंगा नाच और क्या हो सकता है। हाँ। इसी तरह से
आप टॉर्चर करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये बंदा कहीं भाग कर जा नहीं सकता है, ये घुट घुट के जिएगा, लेकिन इसी धंधे को करने के लिए बात है। इसलिए आज मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, लाभार्थी के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, हम अपने साथ 3 पीढ़ियों को लेकर चल रहे हैं। माननीय मोदी जी, आपको यह सोचना चाहिए कि एक डीलर है जो 50-60 साल का हो गया है, उसका एक लड़का है जो बेरोजगार होकर के BA MA पढ़ करके बेरोजगार है और लास्ट में अंततः वो अपने पिताजी के इस दुकान में सहयोग करके वो जो है वो अपना जीवन अब उसी पर निर्भर कर चुका है। ये हुआ 2 पीढ़ी। और उस बच्चे का, उस लड़के का एक छोटा छोटा 2 बच्चा है जो अपने बाप पर आश्रित है और उसका बाप अपने बाप पर आश्रित है। तो आप सोचिए कि यह जन वितरण प्रणाली 3 पीढ़ियों को लेकर के चल रहा है, और वह उस वर्ग को अगर आप 1-1 साल तक अगर आप पैसा नहीं दें, NFSA के नियमों का आप उल्लंघन करें, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी। और एक चीज भी है कि पूरे भारत में मात्र 5,38,000 ही PDS डीलर है, जबकि आंगनबाड़ी करोड़ों में है, टीचर करोड़ों में है, जो मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो लाखों करोड़ों में है। उनके लिए सरकार बहुत कुछ सोच ले रही है। अब मात्र 5,38,000 PDS डीलर हैं, उनके लिए कोई सोच नहीं है। मैं सीधा कहना चाहूंगा कि यह भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी का व्यक्तिगत खुन्नस है कि हम इन लोगों को नहीं कुछ देंगे। ये बात सही है, ये खुन्नस है। लाखों लाख लोगों का भीड़ लेकर के हम लोग जंतर मंतर पर गए, दिल्ली गए, एक बार नहीं कई बार गए हम लोग। कई माननीय सांसद हमारे यहाँ पर पहुंचे। उस वक्त से जब 2013 से हम लोग इस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, जब UPA की सरकार थी, और तभी से लेकर के कई रैली, अब हम लोगों ने रैली करना बंद कर दिया गुस्सा करके कि हम यहाँ से वहां से 2 पैसा जुगाड़ करके टिकट कटा के दिल्ली आते हैं और वहां होटलों में रहना पड़ता है। तो अब ये संभव नहीं, हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं, हम परिवार चलाएं कि हम रैली में जाएं। और सबने यह प्रयास किया, उनके कान तक ये आवाज नहीं जाती है क्या? जाती है, लेकिन इस पे सोचते नहीं है लोग। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तभी एक पत्ता खड़केगा, नहीं तो कुछ नहीं खड़केगा। ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, अगर एक तरफ से कहिए तो कहां इनको लुटाना है इनको पता नहीं, लेकिन किसको बर्बाद करना है ये इनके दिमाग में हमेशा रहता है। तो इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से यह काम नहीं चलेगा। आप अपना योजना भी आप चलवा करके वाहवाही लूटने का काम करते हैं, और दूसरे तरफ जो है आप लोगों को सड़कों पर आप कटोरा लेके भीख मांगने के लिए आप विवश कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? 90 रुपया 20 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो कहीं 30 रुपया बढ़ा रहे हैं। आप मजाक क्यों कर रहे हैं भाई? आप पूरे देश में एक योजना, एक कमीशन, एक प्रोत्साहन भत्ता आप चालू कर दीजिए एकदम पूरे देश में। तब हम लोग फिर देखिए, हम लोग सिर्फ 5 लाख ही नहीं है, हम लोग करोड़ों की संख्या में, साथ में 81 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी 5 किलो राशन ले रहे हैं। करोड़ों की संख्या हमसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, और लाभार्थी उन्हीं का नहीं है, लाभार्थी हमारा भी है। सही बात। हम हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं। जब जोर का झटका पड़ेगा तब इनको पता चलेगा। सही बात। ये स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि जो स्थिति ये बना रहे हैं और जिस तरह से हमारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को तड़पाया जा रहा है, आज विक्रेता हमारा खून का घूंट पी करके दुकान खोलते हैं। आज आप बताइए कि हमारे गल्ले में 1 रुपया तो नहीं आता है, ना, क्योंकि हमको तो मुफ्त में बांटना है। अगर हमारा बच्चा अगर चॉकलेट खाने के लिए हमसे अगर मांगेगा 1 रुपया, तो हम वो भी देने में हम सक्षम है। दिक्कत हो जाता है बहुत सारे। हम दवाई कहां से लाएंगे आप बताइए? हम बच्चों की फीस कहां से भरेंगे साहब? आज परिवार में कोई बीमार पड़ गया, आपको हम बतावें, मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमको पत्नी का ऑपरेशन कराना है, ये हो गया वो हो गया, क्या हमारे पिताजी का इलाज करना है सर, कुछ उपाय किया जाए। बीच में बहुत दिक्कत हुआ, तो हम लोग ग्रुप में लोगों को कहते हैं कि भाई इनको मदद करो,
हाँ। जो कर सकते हो, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया दे करके और जो है उसको कुछ राशि जमा करके हम लोग मदद करने का काम करते हैं। किस स्थिति में ला करके हम लोगों को छोड़ दिया? जो लोग मदद कर रहे हैं वो कोटे के पैसे से मदद नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई साइड में धंधा है या जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वही लोग मदद भी कर पाते हैं। कोटेदार तो चाह करके भी मदद नहीं करेगा, नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपना तो मदद कर ही नहीं पा रहा, आपको क्या मदद करेगा? हाँ। लेकिन कहीं न कहीं से एक मानवता के नाते जो है यह व्यवस्था थोड़ी बहुत भी होती है। मैं आपको दिखला सकता हूँ, सैकड़ों हमारे पास जो है, मेरे पास खुद कमेंट आता है इस तरह का जो आता है कि कुछ हमारी मदद कीजिए। तो सवाल है कि आज किस स्थिति पर ला करके हमको छोड़ दिया गया? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या हमको संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या हमको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्यों हमको भिखमंगा की तरह बना दिया गया है कि सब जगह हम हाथ पसारते रहे? अपना कमाया हुआ पैसा भी तो कम से कम हमको दीजिए, वो भी समय से नहीं आता। हमारा कमीशन तो आप दीजिए। ये क्या तमाशा है? मानदेय भी नहीं है, कोई और भी सुविधा नहीं है। अरे मानदेय की तो बात छोड़िए, आप जो कमीशन हमारा जो अभी हमारे पास नहीं है, हम लोग 9 महीने का कमीशन हमको नहीं मिला है। हम क्या करें? हाँ। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाने के लिए भी तो खर्च है, पैसा चाहिए। हाई कोर्ट जा करके क्या होगा? वो सरकार से पूछेगा कि तुम जवाब दो, सरकार अपने हिसाब से जवाब देगी, फिर हम अपने हिसाब से, फिर हम जो है बड़ा वकील खड़ा करेंगे। हम यही धंधा करें, हम यही धंधा करें। हम इत्मीनान से रोजी रोटी अपना सुबह से शाम चला रहे थे इतना दिन से, ये अचानक आपने ऐसे इस पोर्टल से पेमेंट होगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा। ठीक है, आप नियम बनाइए, आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसा नियम बनाइए, एक ऐसा सरलीकरण हो उसमें, ताकि किसी तरह की बाधा नहीं हो। हमको तो लगता है कि जिसने एसएनए स्पर्श पोर्टल बनाया उसको खुद नहीं पता है कि इसमें अगला स्टेप क्या आएगा, क्या व्यवधान आएगा, हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जब वो आता है तब उस पर फिर काम होता होने लगता है। आज अभी तक यहां से दिल्ली जाती है, दिल्ली से वहां एक ठप्पा लग जाता है, रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री, और वहां से चला आता है वापस। अब डीलर यहाँ बैठा हुआ है, पैसा क्या देगा, वहां से कागज आ जाता है, फिर उसको संशोधन करके जब भेजा जाता है, फिर वहां से भेज देता है रिजेक्टेड बाय मिनिस्ट्री। क्यों भाई, ये क्या तमाशा है? अगर हम लाभार्थी को 4 बार लौटा दे तो आप मेरे ऊपर में बहुत बड़ा ब्लेम लगा दीजिएगा, मेरा लाइसेंस खत्म कर दीजिएगा। और मेरा अगर बिल जाता है, एक तो ये बहुत गलत है। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि राज्यों में आप ही के पोर्टल से राज्यों में पेमेंट हो। आरबीआई जाएगा, कितना बड़ा आप हमको पेमेंट दे रहे हैं, 10,000 टका नहीं दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप हमको भेज रहे हैं, कितना बड़ा हम आदमी हो गए। क्या तमाशा बना के रखा है? इन सब चीजों पर भी माननीय मोदी जी को, वित्त मंत्री को और खाद्य मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ, वास्तविक में सरजमीन में हमारे डीलरों को, जो हमारा सिस्टम चला रहा है, उसको क्या कठिनाई है, यह देखना उनका काम है। सही बात है। कोटेदारों को कुछ सुरक्षा भी मिलना चाहिए, जो कि सरकार देने में असफल है। कमीशन नहीं दे पा रही है समय से, तो सुरक्षा क्या देगी वो? हम लोग चाहते हैं और हमारा होगा, डिमांड भी है कि सुरक्षा योजना के दायरे में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को स्वास्थ्य योजना वाला लाभ जो है उनको मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड सभी पीडीएस डीलरों का बनना चाहिए, चाहे वो कम उम्र का हो चाहे ज्यादा उम्र का हो। वो लाइसेंसी है उसको जो लाइसेंसी है उसको आयुष्मान कार्ड भी मिलना जरूरी है और चाहिए। क्योंकि आपको समय पर पेमेंट नहीं देते हैं तो कम से कम उस कार्ड से तो अपना जीवन का रक्षा तो वो कर पाएगा। और तो ये परिवार का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। यह इस डिमांड के फेवर में है। और अगले जो सेशन जो आपका शीतकालीन सत्र जो भारत सरकार का होगा, तो चूंकि इस बार बारिश का मौसम बहुत ज्यादा है और दिल्ली में बहुत दिक्कत होगी लोगों को, तो सेंट्रल कमेटी की बैठक बुलाने की योजना है, जिसमें सभी राज्यों से चुने हुए सेलेक्टेड 10, 20, 25 आदमी हमारे डीलर जो हैं पदाधिकारी, उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और एक इन सब पर एक जो है एक डिटेल में बनाया जाएगा कि एक्चुअली में हमको किस किस चीज की आवश्यकता है। और हम लोग उसको लेकर के सभी जगह पर हम लोग जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हमको इसमें
ये इन सारी चीजों के लिए भी भारत सरकार सोचे। जी। हो सकता है कि जंतर मंतर पर एक दिन का हम लोग भी बैठने का निर्णय ले सके। ये सारी बातें प्रस्तावित हैं। अभी कई वर्चुअल मीटिंग हमारी हो चुकी है। और फिर हाल में भी दुर्गा पूजा के पहले भी एक वर्चुअल मीटिंग होने की संभावना है। दादा बता दीजिए। महामंत्री जी से हमारी बातचीत हुई है जी। तो वो करेंगे और आगे का शेड्यूल हम लोग तय करेंगे। हम आपके माध्यम से देश के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से हम यह कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो फेडरेशन बैठी हुई है। नहीं। फेडरेशन बहुत चिंतित है। राज्यों की हमारी जो शाखाएं हैं, जो भी हमारा यूनिट है, वो सभी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं और ये कुछ एक टेक्निकल पेच में फंस गया है। जो जहां के भुगतान होने में दिक्कत हो रहा है, SNA स्पर्श पोर्टल का बहुत जल्द ही इसको दूर कर लिया जाएगा। हालांकि इसमें दोष सारा केंद्र सरकार का है और संबंधित राज्यों का है। क्योंकि संबंधित राज्यों ने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब एक एक प्रॉब्लम आने लगा तब लोगों को लगने लगा कि अरे ये पोर्टल तो बहुत परेशान कर रहा है। तो उसको एक एक करके सॉर्ट आउट किया जा रहा है और इस फेर में कुछ राज्यों का पेमेंट रुक सा गया है, लेकिन अब वो चालू हो जाएगा धीरे धीरे करके, जो सूचना हमको मिली है। जी। तो दुर्गा पूजा के पहले हम समझते हैं कि अगस्त सितंबर तक का पेमेंट प्राय राज्यों को होने की सूचना हमको मिल रही है। जी। खुद मेरे राज्य में बकाया हमको भी बताया गया है कि दुर्गा पूजा के पहले जो है आप लोगों का भुगतान हो जाएगा। अगर नहीं भुगतान होगा तब तो हड़ताल होगा, धरना होगा, फिर जो भी होगा। फिर तब तो कुछ भी हम लोग निर्णय, क्योंकि तब बर्दाश्त से बाहर की बात हो जाएगी और यही बात है। और उसके बाद पूजा के बाद शीतकालीन सत्र में हम लोग दिल्ली में बैठ कर इस पर विचार करके और भारत सरकार के सामने में एक बार फिर जोरदार ढंग से इस बात को हम लोग रखना चाहेंगे कि आपका हम अंग है, मेरे लिए भी आप सोचिए। इस तरह से आप जो है एक दुल्हन की तरह शर्मा करके मुंह घुमा करके आप बैठे रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। आप इस योजना से लाभ उठा रहे हैं तब ना आप मुफ्त में दे रहे हैं। जी हाँ, मुफ्त में आदमी में दे रहे हैं, उसी को देता है जिससे कुछ। और अगर आपको नुकसान होता है तो NFSA का जो रूल रेगुलेशन है, जिसको आपने अमेंडमेंट कर दिया, उसमें आप सुधार कीजिए कि इसको फिर से 2 रुपया 3 रुपया कर दीजिए। आप 2 रुपया 3 रुपया कर दीजिए। इससे इस योजना की महत्ता भी लागू रहेगी। लोगों को लगेगा कि हमको 2 पैसा दे के हम इसको ले भी रहे हैं और हमारे गले में भी 2 पैसा आएगा और हमको जो है एक प्रोत्साहन भत्ता चाहिए ही चाहिए। प्रोत्साहन भत्ता तो मुख्य है, इम्पोर्टेंट है, हमको वो चाहिए ही चाहिए। प्रोत्साहन भत्ता पर ही विचार करना होगा इस बार भारत सरकार को। ये हमारा लिस्ट में सबसे पहला हमारा जो है पहला मांग मेरा रहे। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारी मिला। नहीं जानकारी नहीं तो ये तो डीलरों की पीड़ा है जो हमने आपके सामने में रखने का काम किया है। और बहुत अच्छा है कि आप के माध्यम से बहुत अच्छी मुख्य चीजें जाती हैं और लाखों विक्रेता इस चीज को देखते हैं और सुनते हैं। इसलिए यह मैसेज भी उनके पास जाना बहुत जरूरी भी है। इसलिए आपका धन्यवाद आपको हम देना चाहेंगे। चलिए, हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। डीलर भी हमको फोन करते हैं, उनका भी जो भी प्रॉब्लम रहता है सॉल्व हम करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो अगर जीवन है किसी के काम आ रहा है, किसी को थोड़ा सा मदद मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। कौन सा पैसे का लेना देना हो रहा है, लेकिन उसको संतुष्टि तो हो जा रहा है ना हम लोगों के बातों से, हम लोगों की जानकारी से। तो ये बहुत अच्छा है। तो हम एक दूसरे को सेल्फ हेल्प करते रहना चाहिए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।